हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड के ज्विटर आयन के ऊपर किस पीएच पर कौन सा आवेश होता है और हम उसकी गणना किस तरह से कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं अलग अलग पीएच पर। हमें ये मालूम है कि जो एमिनो एसिड हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इस प्रकार से उसको लिखते हैं उसका फॉर्मूला, हमें ये भी मालूम है कि एमिनो एसिड के न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमिनो ग्रुप है। हम ये भी जानते हैं कि जो एमिनो ग्रुप है उसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस पर वो अपना प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए वो एसिडिक ग्रुप कहलाता है। साथ ही हमें ये मालूम है कि जो एसिडिक ग्रुप होते हैं और एमिनो ग्रुप, ये जो कि बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और इसके साथ ही जब एमिनो एसिड किसी अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में रखा जाता है या उसका डिज़ोल्व किया जाता है, तो एमिनो एसिड के जो ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स हैं, ये बेसिक और एमिनो ग्रुप्स एसिडिक ग्रुप्स हैं, वो सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जो एमिनो एसिड का जो न्यूट्रल फॉर्म होता है, जो कि इस तरह से फॉर्मूला लिखा गया है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्रियात्मक समूह एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और इस प्रकार से ज्विटर आयन बनाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एमिनो ग्रुप का, वह कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को अपने आकर्षित कर लेता है, उससे बॉन्ड बनाता है और NH3+ जो कि एक कॉन्जुगेट अम्ल है उसमें वो परिवर्तित हो जाता है और COOH ग्रुप COO- में परिवर्तित हो जाता है। हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है एमिनो एसिड का, इसमें दो प्रकार के आयन्स हैं, एक प्लस आयन है और एक माइनस आयन है, इसीलिए इसको डाइपोलर आयन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ज्विटर आयन। ज्विटर शब्द जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया है और उसका अर्थ है डबल। डबल इसलिए क्योंकि इसमें दो चार्जेस हैं। कुल जो चार्ज, नेट चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर है, ज्विटर आयन के ऊपर है, वो ज़ीरो है, क्योंकि +1 और -1 दोनों मिलकर ज़ीरो होते हैं। किसी भी स्थिति में एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल जब किसी भी विलयन में घुला हुआ हो, डिज़ोल्व किया हुआ हो, तो उसमें जो विलयन का जो पीएच होता है उससे ये जो आयनिक संरचना है और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, उनकी वो इंटरैक्ट करते हैं उसके साथ, सॉल्यूशन के साथ, और उसमें परिवर्तन भिन्न भिन्न पीएच में आता है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पीएच में जो एमिनो एसिड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है और क्यों। इससे पहले कि हम चार्जेस को कैलकुलेट करें, आइए जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें, या बेहतर कह सकते हैं कि हम रिवाइज कर लें जो हमें पहले से मालूम है। वो ये कि एसिड्स को हम जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो एसिड को हम के कई डेफिनेशन होते हैं, लेकिन उसमें से जो डेफिनेशन है कि एसिड प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उस डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो बेस हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और हम ये जानेंगे कि जो पीएच है, हमें मालूम है जो पीएच है वो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो विलयन में होता है उससे रिलेटेड होता है। हमें ये मालूम है कि जब पीएच का मान बहुत कम होता है तो प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है, यानी विलयन एसिडिक होता है। और पीएच का मान जब कम होता है तो उसका मतलब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम है और वो सॉल्यूशन बेसिक है। हमें ये भी मालूम है कि जब कोई मॉलिक्यूल HA, अगर हम उसको एसिड मानते हैं, HA प्रोटॉन दाता, तो उसका जब आयोनाइजेशन होता है, अगर ये HA मॉलिक्यूल आयोनाइजेबल है, आयनीकरण इसका हो सकता है और ये एसिड है, तो यह एक प्रोटॉन देगा और H+ और A- में आयनाइज हो जाएगा। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको Ka के द्वारा निकाला जाता है, लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और ये उसका रिलेशन है डिसोसिएशन कांस्टेंट का आयंस की सांद्रता के साथ। हमें ये भी मालूम है कि pKa जो होता है वो -log(Ka) होता है। जो Ka का वैल्यू है उसका -log अगर लेते हैं तो उस वैल्यू को हम pKa कहते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि हमें pK वैल्यू की क्या ज़रूरत है, हम Ka से क्यों नहीं काम लेते। वो इसलिए क्योंकि हम अब जब कैलकुलेशन करेंगे, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, तो उसमें जो कैलकुलेशन करेंगे ज्विटर आयन के चार्ज के बारे में, चार्ज की गणना जब करेंगे, यानी एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब चार्ज की गणना करेंगे, तो हमें pKa और Ka वैल्यूज़, pH वैल्यूज़ की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए हमने pKa और pH वैल्यूज़ को ध्यान में रखा है।
जिस प्रकार का एमिनो एसिड है और उसका किस प्रकार का पीकेए वैल्यू है। देखिए, एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप है, लेकिन ये एक बेसिक ग्रुप है। हमें पीकेए वैल्यू से काम करना है, तो इसलिए ये एक बेस है और इसको हमें एसिड के रूप में यानी NH3 और प्लस, तो ये एसिडिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप, और हम उसका पीके वैल्यू फिर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से एमिनो एसिड में COOH ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उसका भी हम पीके वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम विभिन्न प्रकार के पीएच में एमिनो एसिड के ऊपर किस प्रकार का आवेश होगा उसकी गणना हम कर सकते हैं। हम जो ये पीके वैल्यू से ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के पीएच में पीएच यानी विलयन के पीएच में एमिनो एसिड क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर ये प्रोटॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशन को। इन सब बातों को हम आगे आगे देखते चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम देखते हैं कि और आगे रिलेशंस पीएच और पी के बीच में क्या है। हम जानते हैं कि लो पीएच सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, जैसे हमने आपको बताया था, और इसका अर्थ ये भी होता है कि विलयन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स हैं जो कि विलयन किसी भी मॉलिक्यूल को डोनेट करने की स्थिति में होता है। उसी प्रकार से हाई पीएच का मान जो होता है वो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है, और एमिनो एसिड का वो जो एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है सॉल्यूशन, इस हालत में जबकि पीएच उसका हाई है। तो इसके लिए हम एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ जो पीएच का मान है वो सॉल्यूशन के लिए हम डिनोट कर रहे हैं उसको, और जो पीके का मान है वो एमिनो एसिड के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चीज़ बता दें कि जैसे इन दोनों में जिसकी भी वैल्यू हाई है, यानी पीएच और पीके में से जिसकी वैल्यू हाई है उसकी चलेगी। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है उसी की चलती है, तो उसी प्रकार से यहाँ जिसकी इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी चलेगी इन द सेंस कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन पाएगा। यानी अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है पीके की तुलना में तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जो पीएच यानी सॉल्यूशन है वह एमिनो एसिड से के मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि पीके का मान अधिक है पीएच की तुलना में और पीएच का मान कम है, उसका मतलब पीएच एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है, तो ऐसी स्थिति में पीके वैल्यू क्योंकि एमिनो एसिड का है इसलिए एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल प्रोटॉन को ग्रहण करेगा सॉल्यूशन से। यानी इस वक्त जब पीके का मान ज़्यादा है तो वो प्रोटोनेट हो जाएगा एमिनो एसिड, और जब पीएच का मान ज़्यादा है तो एमिनो एसिड डी प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन खो देगा। इसके अलावा यदि पीएच और पीके का मान लगभग एक जैसा है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को बफर जोन के नाम से पुकारा जाता है, और जब पीके और पीएच का मान एक जैसा होता है, बराबर होता है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आधे मॉलिक्यूल्स जो अमीनो एसिड के हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे और दूसरे आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटॉन को सॉल्यूशन को डोनेट कर देंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम एमिनो एसिड के बारे में हम अध्ययन करें, उसका एग्जाम्पल पढ़ें और उसको समझें, ये ज़रूरी है कि हम एमिनो एसिड में उपस्थित दो जो समूह हैं, एक तो COOH ग्रुप और दूसरा समूह है NH2 ग्रुप, इनके बारे में अगर हम अलग अलग पृथक पृथक मॉलिक्यूल्स में, उसको सेपरेट मॉलिक्यूल्स में अगर हम उसका अध्ययन कर लेते हैं तो आगे की अध्ययन हमारे लिए आसान होगी। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं कि COOH ग्रुप है। ये जो सीधी जो लाइन है वो CH3 को डिनोट करती है या उसको प्रदर्शित कर रही है। एसिटिक एसिड का जब आयनाइजेशन होगा तो ये COOH ग्रुप में से एक प्रोटॉन निकलेगा, CO- यानी एक माइनस चार्ज इस ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। तो ये दो आयंस बनेंगे, प्रोटॉन और कार्बोक्सिलेट आयन। हमें ये मालूम है कि पीके वैल्यू जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड ग्रुप का जो पीके वैल्यू है उसका मान है 4.8। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जिसका पीके का मान 4.8 है, उस एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का विभिन्न प्रकार के पीएच के सॉल्यूशन में अध्ययन करेंगे। एक वैल्यू लेंगे जो पीएच
पीएच का मान जो pKa वैल्यू से उसका कम हो। एक मान लेंगे कि pKa के मान के बराबर पीएच का मान सॉल्यूशन का हो, और तीसरा मान लेंगे जब pKa का मान सॉल्यूशन के पीएच से कम हो, यानी पीएच एक इससे ज़्यादा, एक इसके बराबर और इससे पीएच कम। ये तीन कंडीशंस लेकर हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले pH 2 अगर हम लेते हैं, यानी सॉल्यूशन का pH अगर 2 है तो स्थिति क्या होगी। सॉल्यूशन का pH 2 है यानी एसिडिक सॉल्यूशन है, और इस स्थिति में pH का जो मान है pKa से ज़्यादा है, क्योंकि pH है 2 और pKa है 4.8। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वह प्रोटॉन ग्रहण करता है, उसकी चलती है। ये अगर मान लें तो हम ये देखेंगे कि उसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलेट आयन में ना होकर प्रोटॉन को ग्रहण करके कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में विलयन में रहेगा, क्योंकि वो विलयन से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। उसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड दिशा यानी उल्टी दिशा की ओर आएगी, यानी आयनाइजेशन नहीं होगा, और अधिकतर मॉलिक्यूल जो है वो COOH के रूप में रहेंगे, और ये COO माइनस नहीं बनेगा, लगभग नहीं बनेगा। उसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड का, उसके ऊपर जो कुल चार्ज है COOH के रूप में जो वो रह रहा है विलयन में, यानी उसका जो आयनाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी वो प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस मॉलिक्यूल का जो टोटल चार्ज है वो 0, ये Z लिखा हुआ है, ये 0। तो हम देख सकते हैं कि pH 2 पे एसिटिक एसिड का टोटल चार्ज है 0। अब देखते हैं कि एक ऐसा pH जिसमें pK का वैल्यू और pH का वैल्यू जो विलेन का है वो एक समान हो तो क्या होता है। देखिए एट pH 4.8 50% जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रोटोनेटेड होंगे और 50% डीप्रोटोनेटेड होंगी, जो इससे पहले हमने आपको बताया है इसके पहले वाली स्लाइड में। तो जो प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल होगा वो तो COOH रूप होता है, और डीप्रोटोनेटेड यानी जिसने प्रोटॉन खो दिया और विलेन को प्रोटॉन दे दिया वो COO माइनस होता है। उसका मतलब है आधे मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होगा 0, क्योंकि COOH के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और आधे मॉलिक्यूल के ऊपर COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन का चार्ज है -1, तो उसके ऊपर -1 चार्ज होगा। अगर हम एवरेज आउट करें इसका, जो अगर एवरेज निकालते हैं तो 0 और -1 को आपस में जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं और हमें मिलेगा -1/2। उसका मतलब जब pH का मान pKa के मान के बराबर है तो जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो मॉलिक्यूल के ऊपर होगा वो एमिनो एसिड के ऊपर होगा वो -1/2 होगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने pH का मान 2 से लेके 4.8 में बढ़ाया है, यानी pH को हमने बढ़ाया है और Q का मान उसके साथ घटा है, क्योंकि पहले Q 0 था, अब वो -1/2 हो गया है, और Q यानी टोटल चार्ज जो आवेश नेट आवेश है उसका मान घटा है। अब हम देखते हैं तीसरा वैल्यू जो कि pH 8 है। अब pH 8 जो है वो pKa का जो मान है 4.8 उससे काफ़ी अधिक है। तो ये तीसरी कंडीशन है जब pH का मान pKa के वैल्यू से ज़्यादा है। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी चलेगी, यानी वह प्रोटॉन ग्रहण करेगा। उसका मतलब अगर pH सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो सॉल्यूशन विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। सॉल्यूशन जो है वह प्रोटॉन को एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से ग्रहण कर लेगा, यानी यहाँ पर एमिनो एसिड का डीप्रोटोनेशन होगा और एमिनो एसिड एक प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करेगा। अगर अमीनो एसिड ने प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य किया तो इक्विलिब्रियम इस प्रकार से होगा, यानी अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जो है COO माइनस के रूप में अवस्थित होंगे सॉल्यूशन के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है -1, यानी जब pH 8 है तो नेट चार्ज, कुल चार्ज जो होगा एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल के ऊपर वो होगा -1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम pH इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे Q का मान नेगेटिव होता जा रहा है। तो आप ये देखिए सॉल्यूशन पे जो लास्ट आखिरी लाइन लिखी हुई है उसमें Q का मान -1 है और pH है 8। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हम एमिनो ग्रुप को देखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ मिथाइल एमीन का, और क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि हम pK वैल्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो यानी एसिड हमको चाहिए, तो NH2 ग्रुप तो बेसिक ग्रुप है, इसलिए उसका जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म है वो NH3+ है, यानी हम मिथाइल एमोनियम का स्टडी करेंगे और इसी का हम pK वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ऐसा मानते हैं कि CH3NH2 वो प्रोटॉन दाता
दाता है। अगर इस तरह से हम अगर इसको इस नज़रिए से देखें तो इसका ये अगर प्रोटॉन दाता है, इसका आयनाइजेशन अगर होगा तो CH3NH होगा और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और साथ ही हम देख सकते हैं कि उसने प्रोटॉन रिलीज़ किया। लेकिन आप जो हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लिविंग बीइंग्स के होते हैं, जैविक जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, उसमें किसी भी अमीनो एसिड के साइड चेन पे CH3NH माइनस नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, और इस लेवल को जैविक कंडीशंस में प्राप्त नहीं किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं फर्दर स्टडीज़। जैसे इसमें CH3NH3 को NH3+ को हमने लिया, ये एसिडिक यानी कॉन्जुगेट एसिड के रूप में ये परिवर्तित हो गया है, इसलिए हम इसका pKa वैल्यू हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका pKa वैल्यू है यहाँ पर 10.6। हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जब pH का मान pKa वैल्यू के 1 pH के आसपास के रेंज में होता है, यानी यदि 10.6 है तो +1 यानी 11.6, -1 यानी 9.6, तो 9.6 से लेके 11.6 के pH के रेंज को बफर जोन कहा जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि मिथाइल एमीन जिसके कि pK वैल्यू का मान है 10.6, उसका विभिन्न pH में किस प्रकार के चार्जेस होते हैं। आइए देख लेते हैं। दोबारा इस वाले रिएक्शन को हमने इक्विलिब्रियम को ऊपर रखा और अलग अलग pH का इस तरह से हमने एक टेबल बनाया, और देखते हैं कि किस pH पर कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन में रहेगा और नेट चार्ज हमारा कितना होगा। तो अगर देखिए 10.6, इससे पहले कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में किया था, कुछ pH वैल्यूज़ लेंगे हम 10.6 से नीचे, कुछ 10.6 के आसपास और कुछ 10.6 से अधिक लेंगे। तो 3 प्रकार के कंडीशंस हम स्टडी करेंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला pH हम लेते हैं pH 7। pH 7 का मान 10.6 से कम है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसका मतलब सॉल्यूशन का pH कम है और जो pK वैल्यू का मान ज़्यादा है मॉलिक्यूल का। तो pK का वैल्यू जैसे ही ज़्यादा होगा वह प्रोटॉन लेगा, यानी जो सॉल्यूशन में जो एमिनो एसिड का मिथाइल एमोनियम फॉर्म है वो प्रोटॉन नहीं देगा, यानी यह फॉर्म रहेगा विलयन के अंदर और ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा विलयन से और NH3+ के रूप में रहेगा। जब NH3+ के रूप में रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज है +1, तो कुल चार्ज जो होगा pH 7 पे मिथाइल एमोनियम पे +1 रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन जहाँ पर pH का मान बफर जोन में है, यानी pKa के लगभग पास है। अगर pKa के लगभग पास हुआ तो ऐसी स्थिति में आप देखें ये सिर्फ इन दोनों के बीच में जो है वो 10.6 और 10 का वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में 0.6 का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक मॉलिक्यूल, क्योंकि pKa का मान अभी भी 10 से ज़्यादा है, तो अधिक मॉलिक्यूल जो है CH3NH3+ यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट या ग्रहण करेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे क्योंकि बफर जोन है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो प्रोटॉन को विलयन में दान करेंगे या उसको डोनेट करेंगे, यानी प्रोटॉन को विलयन जो है एक्सेप्ट या ग्रहण करेगा एमिनो एसिड के बेस के मॉलिक्यूल से, यानी मिथाइल एमीन के मॉलिक्यूल से ग्रहण करेगा, जिसका कि कॉन्जुगेट एसिड का रूप हमने यहाँ पर स्टडी के लिए लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जो चार्ज है, देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो +1 में होंगे और कुछ मॉलिक्यूल 0 में होंगे, तो एवरेज आउट जब हम करेंगे तो चार्ज का जो वैल्यू, नेट चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो 0 और +1 के बीच में होगा, यानी हर हालत में 1 से कम इस अवस्था में नेट चार्ज का मान होगा। अब हम देखते हैं एक और pH जो जिसमें कि pH का मान है 13। pH का मान 13 है तो उसका मतलब ये pKa वैल्यू से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यानी सॉल्यूशन प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, यानी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन सॉल्यूशन में जाएगा, यानी जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन दाता होगा। अगर ये प्रोटॉन दाता है तो ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी और CH3NH2 के रूप में रहेंगे और प्रोटॉन जो है वो निकलकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर वो है 0। तो जब pH 13 है तो नेट चार्ज है 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने pH को बढ़ाया, जैसे जैसे pH का मान हमने बढ़ाया, देखिए यहाँ से यहाँ pH का मान बढ़ रहा है और उसी तरह से pH का मान जो नेट चार्ज है और pH के मान के बढ़ने के साथ साथ चार्ज जो है डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ +1 से यहाँ पर 0 में चार्ज आ गई है।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब करते हैं एमिनो एसिड के कुल चार्ज का विभिन्न पीएच में क्या हाल होता है वो हम देखते हैं। सबसे इजी एमिनो एसिड हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए, वो लिया है हमने ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन में दोनों समूह हैं, एक है NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप भी है। हमने ग्लाइसिन का जो कॉन्जुगेट एसिड रूप होता है यानी NH3 प्लस वो वाला रूप हमने लिया है, आपको मालूम ही है, क्योंकि हम pKa वैल्यूज़ को देख रहे हैं तो इसलिए हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड लेना पड़ रहा है ताकि हम कैलकुलेशन को सही ढंग से कर सकें। अब जो ग्लाइसिन है उसके पीके वैल्यू जो एमिनो ग्रुप के लिए है वो 9.6 और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए है वो है 2.3। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है। अब हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे जो 2.3 से कम होंगे, एक वैल्यू लेंगे जो पीएच जो है 2.3 होगा, एक वैल्यू लेंगे जो 9.6 और 2.3 के बीच में होगा, और एक वैल्यू पीएच का ऐसा लेंगे जो पीएच सॉल्यूशन का 9.6 से अधिक होगा। तो हम लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज़ पीएच के लेंगे और देखेंगे उसके साथ साथ कि नेट चार्ज में क्या अंतर आ रहा है। तो पहला पीएच लेते हैं हम, से फॉर एग्जांपल पीएच वन का मान 2.3 से कम है, तो और ये पीएच वन का मान जो है 9.6 से भी कम है, यानी इसमें जो दोनों पीके वैल्यूज़ हैं उनका मान अधिक है, यानी ये दोनों क्रियात्मक समूह जो हैं वो प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे, यानी सॉल्यूशन प्रोटॉन देगा। और हम एक चीज़ और देखें कि पीएच वन पे जो विलेन है वो काफ़ी एसिडिक है, बहुत अधिक प्रोटॉन इसके अंदर है, तो pKa का मान अधिक है, प्रोटॉन वह ग्रहण करेगा, तो NH3 प्लस जो है वो NH3 के रूप 3 प्लस के रूप में रहेगा, वो प्रोटॉन नहीं देगा, और COOH भी जो है वो प्रोटॉन नहीं देगा, इसलिए COOH भी अपने रूप में रहेगा। तो अगर अगर ये स्थिति है तो हम देखते हैं कि चार्ज की स्थिति क्या है। चार्ज NH3 प्लस के लिए है +1 और COOH के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0, +1 और 0 को हमने जोड़ा तो हमें मिलेगा +1। तो जब हम देख रहे हैं कि pH है 1 तो ऐसी स्थिति में नेट चार्ज है +1। अब हम लेते हैं वो pH जो pKa जो निम्न मान है pKa का इन दोनों में से उसके बराबर लोअर वैल्यू के बराबर pH का मान लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर लोअर वैल्यू के बराबर pH का मान है तो इस स्थिति में pKa का जो एमिनो ग्रुप का जो मान है वो ज़्यादा है, तो जिसका वैल्यू ज़्यादा है pKa का वह pKa और pH में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो NH3 प्लस जो है वो प्रोटॉन देगा नहीं, वो प्रोटॉन को ग्रहण करे हुए रहेगा, उसके ऊपर आएगा +1 चार्ज। अब देखते हैं जो COH ग्रुप है उसका क्या है, क्योंकि ये इसी pH और pKa का मान बराबर है तो 50% जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके COO माइनस के रूप में रहेंगे और बाकी जो 50% है वो COOH के रूप में रहेंगे। जब वो COO माइनस के रूप में रहेंगे तो उनके ऊपर चार्ज होगा -1, जब COOH के रूप में रहेंगे तब उसका चार्ज होगा 0। तो इन दोनों का एवरेज हमको निकालना पड़ेगा, -1 और 0 का हमने जोड़ा और उसका एवरेज निकाला और वो निकला है -12, और उसको इस तरह से टोटल चार्ज निकालने के लिए हमने इसको जोड़ा है जो एमिनो ग्रुप है उसके +1 के साथ, तो टोटल हमारा यहाँ पर आएगा +12। आप देख सकते हैं कि हमने pH को इंक्रीज़ किया 1 से लेके 2.3 में, और हम देख रहे हैं कि जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो घट रही है 1 से लेके +12 तक। अब देखते हैं एक ऐसा pH वैल्यू जो 9.3 जो 9.6 जो pK वैल्यू है एमिनो ग्रुप का और 2.3 जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू हमने ली है और वो वैल्यू है pH 7। pH 7 में हम देखते हैं कि क्या है। pH 7 का जो मान है वो 2.3 से अधिक है, तो उसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना प्रोटॉन देगा, क्योंकि यहाँ इसके से इसकी अगर तुलना करें तो ये वैल्यू 7 जो है वो अधिक है, इसलिए सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन लेगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट होगा और वो COO माइनस के रूप में रहेगा, उसके ऊपर चार्ज होगा -1। अब हम देखते हैं 9.6 की तुलना में 7 का मान जो है कम है, यानी 9.6 अधिक है, तो यानी जो एमिनो ग्रुप है वो अपने प्रोटॉन को धारण किए हुए रहेगा, प्रोटॉन दान नहीं करेगा, सॉल्यूशन से प्रोटॉन एमिनो ग्रुप लेगा, यानी इस ऐसी स्थिति में एमिनो ग्रुप के ऊपर चार्ज होगा +1। इन दोनों को अगर हम जोड़ें +1 और -1 को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल चार्ज आएगा 0,
यानी हम ये कह सकते हैं कि जब pH 7 है तो चार्ज का मान है 0, और pH 2.3 है तो चार्ज का मान है +½ और 1 जब है तो उसका चार्ज का मान है 1। अब देखते हैं हम 9.6 pH अगर है वो pKa वैल्यू जो एमिनो ग्रुप का है उसके बराबर है। तो जब pK और pH का मान pH और pK का मान एक जैसे होता है, जैसे कि 2.3 में हमने यहाँ देखा था, तो 50% मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं और 50% मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन को दान करते हैं। तो 50% जो एमिनो ग्रुप होगा वो प्रोटॉन का दान करेगा और NH2 के रूप में रहेगा, और 50% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो NH3+ यानी प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। तो एमिनो ग्रुप 50% NH2 और 50% NH3 के रूप में रहेंगे। जब वो NH2 के रूप में रहेंगे तब उनका चार्ज होगा 0, जब NH3+ के रूप में रहेंगे तब उनका चार्ज होगा +1। तो इन दोनों का जब हम एवरेज करेंगे तो ये आ जाएगा +½ यहाँ पर हमने एवरेज किया। और जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, उसका आवेश क्योंकि वो COO- के रूप में है तो उसका आवेश है -1। तो -1 को हमने इसके एवरेज के साथ जोड़ा और हमें मिला वैल्यू -½ तो हम देख सकते हैं कि जब pH हो जाएगा 9.6 ऐसे अवस्था में चार्ज है -½ अब हम एक वैल्यू लेंगे pH का जिसका मान जो है वो इन दोनों यानी 9.6 और 2.3 जो दोनों pK वैल्यूज हैं उनसे अधिक है, वो है 13। हमने फॉर एग्जांपल लिया तो 13 अगर pH है तो इस pH का मान दोनों pK वैल्यू से ज़्यादा है, तो दोनों जो ग्रुप्स हैं एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के दोनों अपने प्रोटॉन को सॉल्यूशन में देंगे। तो प्रोटॉन को जब सॉल्यूशन में देंगे तो NH3+ NH2 में परिवर्तित हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश होगा 0, और COOH ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन देगा और COO- में परिवर्तित हो जाएगा, उसका आवेश होगा -1। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं अगर इन दोनों चार्जेस को जोड़ें तो टोटल चार्ज आएगा मॉलिक्यूल का -1। तो हम ये देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि जैसे जैसे हमने pH को इंक्रीज़ किया वैसे वैसे चार्ज का मान घटा। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 13 तक हमने pH का मान को हमने यहाँ से इंक्रीज़ किया, और आप देख सकते हैं जो चार्ज का मान नेट चार्ज सब चार्जेस को जोड़ के जो वैल्यू आती है वो नेट चार्ज कहलाती है, उसका जो मान है वो 1 से लेके -1 तक गिर गया, घट गया। मुझे उम्मीद है जो फंडामेंटल्स इस वीडियो में आपको समझाई गई है, इस लेक्चर में आपको बताया गया है, वह आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे चार्ज का क्या हाल होता है और किस प्रकार से हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को निकाल सकते हैं। डाई फंक्शनल जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं यानी NH2 एक और COOH ग्रुप ऐसे वाले मॉलिक्यूल का, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल का जिसमें 2 से ज़्यादा एमिनो एसिड में 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हो, तो उनमें क्या स्थिति है वो भी हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप सेफ ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।